हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर भी केमिस्ट्री का ही है एंड इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को हम एक क्विक रिवीजन इसका लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और जो अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की, उनका अलग अलग टेक्सचर होता है। एंड जितनी भी सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो एयर है जिसको हम ब्रीद करते हैं, ओके, चाहे वो फूड जो हम खाते हैं, चाहे स्टोन्स हमारे आसपास हैं, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, इस सब को कंसिडर किया जाता है एज मैटर। ऑल ऑफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मैटर। सो इसको कैटेगराइज किया गया है एज मैटर। We can also see as we look around that the things mentioned above occupy space and has mass and have mass। तो जितनी चीज़ें ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस की गई, मेंशन की गई हैं, इन सारी चीज़ों में जो कॉमन चीज़ आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि इन सब का एक मास होगा एंड सारी की सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। ये दो चीज़ें जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। जो भी मैटर है उसके अंदर ये दो चीज़ें होंगी। एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम होगा, एंड इम्पॉर्टेंटली इट विल बी हैविंग द मास। सो एनीथिंग, दैट इज वाई व्हेन वी डिफाइन मैटर तो क्या कहते हैं, एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और विच इज हैविंग मास एंड वॉल्यूम, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एज द मैटर। फिर आगे हम पे डिस्कस किया गया है कि इसी चीज़ को, मैटर को डिफाइन करने के लिए और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं इनको डिफाइन करने के लिए बहुत पहले से ही लोग इसकी जो है कोशिश में है एंड इसकी रिसर्च में है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए दे आर वर्किंग। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने भी जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया है इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको पंच तत्व कहा जाता है। दैट मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, सिका एंड वाटर। और ये कंसिडर किया जाता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो इन्हीं 5 बेसिक चीज़ों से बना है। दैट इज एक पुरानी एक थ्योरी है इसके बारे में। अकॉर्डिंग देम एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक फिलोसफर्स ने भी इसी तरह का एक कंक्लूजन किया है और क्लासिफिकेशन दी है। एंड जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड है, जो उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल नेचर। दैट मीन्स उसके फिजिकल नेचर क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकली जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ एक ऑब्जेक्ट में दिखाई देती हैं, उसका साइज़ है, उसकी शेप है, उसका टेक्सचर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। और उसका केमिकल नेचर कि बेसिकली वो चीज़, कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास वो किस चीज़ का बना है। तो यहाँ जो चैप्टर हमारे पास है इसमें फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन होगा, जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड जब हम आगे चलेंगे तो उसमें फिर केमिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। तो सबसे पहले 1.1 यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब जो हमारे पास मैटर आसपास है उसका फिजिकल नेचर क्या है। तो फिजिकल नेचर में कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ है, ये हमें देखनी है कि मैटर किस चीज़ का बना होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर के बारे में जब हम पीछे जाते हैं, जो फिलोसोफर्स हैं तो या थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में इसमें एक क्लैश रहा है इसके बीच में कि 2 तरह की इसमें सोच है। एक तो ये है कि जो एक स्कूल ये बिलीव करता है कि जो मैटर है दैट इज कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, वो कंटिन्यूस है। एंड दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो स्कूल है, वो बिलीव करता है कि नहीं, जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होके वही एक बड़ा मैटर बनाते हैं। एंड एक स्कूल ऑफ थॉट ये सोचता है कि नहीं, एज ए ब्लॉक कंटिन्यूस
कोई भी मैटर की जो मैटर जो है वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक होता है, उसमें कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो मैटर है वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक्टिविटी 1.1 है, आपने क्या करना है, आपने 100 ml बीकर लेना है एंड उसमें आपको हाफ उसको फिल करना है विद वाटर, और उसकी जो लेवल है उसको मार्क करके रखना है। ठीक है, जो हम वाटर लेंगे उस कहाँ तक हमने वाटर लिया उसको हम मार्क करके रखेंगे। उसके बाद उसमें हम कुछ शुगर या कुछ सॉल्ट उसमें डिजोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रॉड। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द लेवल। तो आपने देखना है कि जब आपने इसमें शुगर या उसमें साल्ट आपने जो डिजोल्व किया है, क्या इसकी लेवल इंक्रीज हो गई है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ा है। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? क्योंकि जब आप इसमें डिजोल्व करेंगे आप ये देखेंगे कि जो वाटर है उसकी लेवल यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है आफ्टर डिजोल्विंग शुगर और साल्ट। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि जो साल्ट हमने डिजोल्व किया या जो शुगर हमने डिजोल्व किया वो कहाँ चला गया, क्या वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज? तो जैसे हमने डिस्कस किया लेवल जो है वो चेंज होगा ही नहीं। सो इन order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles। ठीक है, क्योंकि हम उसमें क्या देखेंगे, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ है और जो है पार्टिकल्स भी डिसअपियर हो गए हैं, वो हमें मींस जो शुगर या साल्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब हम मैटर को कंसिडर करें दैट इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। What was there in the spoon, salt or sugar, how has now spread throughout the water। तो जो हमने साल्ट लिया था या शुगर लिया था वो पूरे वाटर के अंदर अब मिक्स हो चुका है। तो पार्टिकल्स वाटर के हैं, उन पार्टिकल्स के साथ में जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो चुके हैं, वो उनकी स्पेसेस जो उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। तो सबसे पहली चीज जो मैटर के बारे में हमें पता चली वो ये पता चली कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो है दैट इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होगा, जो पार्टिकल्स हैं जो जिसका मैटर बना होता है वो कितना उनका साइज है, क्या बड़े हैं, छोटे हैं, किस तरह के हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। आपने 100 ml वाटर लेना है एंड उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट, एक केमिकल होता है, पर्पल कलर का एक केमिकल होता है, तो उसके 2-3 क्रिस्टल हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, 100 ml वाटर के अंदर। इसके बाद हमने क्या करना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस। इसमें से 10 ml लेंगे, जो हमने सोल्यूशन बनाया इसमें से 10 ml लेंगे एंड पुट इट इनटू 90 ml क्लियर वाटर। अब जो प्लेन वाटर हम लेंगे जिसमें हमने डिसॉल्व नहीं किया है उसका 90 ml लेंगे वाटर का एंड ये सोल्यूशन का 10 ml उसमें डिसॉल्व करेंगे। अब जो नया सोल्यूशन हमारे पास बना है उसमें से 10 ml हम लेके अगेन 90 ml वाटर में डिसॉल्व करते जाएंगे एंड इसको हम 5-8 बार, यहाँ पे कहा है कि 5-8 बार इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? तो आप ये देखेंगे जब आपने पहले सोल्यूशन बनाया था उसमें से आपने 100 ml फिर नया सोल्यूशन बनाया 90 ml के वाटर के साथ में एंड आप ये रिपीट कर रहे हैं। रिपीटिंगली जब आप कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये कलर तो फेड हो रहा है, कलर इज फेडिंग, लेकिन जो कलर है वो वाटर के अंदर रहता है। एंड हमने ये भी देखा कि कलर जो इसके अंदर आया है दैट इज ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि जिसके हमने 2-3 क्रिस्टल ही यहाँ पे लिए हुए थे। तो हमने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पॉइंट्स हमें मिलते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अपने अराउंड 100 लीटर का वाटर लिया है, सॉरी 1000 लीटर्स वाटर लिया है, उसको भी कलर करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स बहुत काफ़ी हो जाते हैं। तो यहां पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन वन क्रिस्टल, जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ये पॉइंट हमारा कंफर्म यहां पे हुआ कि पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। सेकेंड कि ये पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इसी एक्टिविटी आपको आप
कर सकते हैं अगर आपने 2 ml डेटॉल लिया है, अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट ना हो और आप घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो यस यू कैन टेक 2 ml ऑफ डेटॉल, एंड उसमें भी आप स्मेल के हेल्प से इस चीज़ का डिटेक्शन कर सकते हैं कि यस इट इज़ रिमेनिंग। जब आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे कि स्मेल बाकी रहेगा। सो द पार्टिकल्स, अब जो पार्टिकल्स वो कितने छोटे हैं, ये इतने छोटे हैं कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे आर वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। क्लियर? तो पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक तो ये मैटर जो है उसमें मेन दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। एक मैटर जो है दैट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एंड जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, अब जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। ये चीज़ हम कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं? जो हमने एक्टिविटी 1.1 या 1.2 किया है, जिसमें हमने वाटर के अंदर शुगर या साल्ट ऐड किया था, एंड वाटर की लेवल जो है उसे इंक्रीज नहीं हो पाई थी। तो उसका मतलब यह है कि जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो जो मिक्स होते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ में, तो जो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं वो साल्ट के पार्टिकल्स उन्हीं स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। दैट इज़ वाई कि हम उसमें लेवल का इंक्रीज नहीं देख पाते हैं। सो वही यहाँ पे डिस्कस किया है कि 1.1 1.2 में हमने क्या देखा? शुगर, साल्ट, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन वाटर। सिमिलरली वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड. Particles of one type of matter get into spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. अब जो particles of matter होते हैं उनके बीच में बहुत जगह होती है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, एंड यहाँ पे याद रखिए इसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की है दैट इज मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस, दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन होती है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे बताई हैं। एक्टिविटी 1.3 1.4 को डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है? आपने एक इंसेंस स्टिक जलानी है, एक अगरबत्ती आपने जलानी है, और अपने क्लास के या अपने घर के किसी रूम के कॉर्नर में आप उसको जलाएंगे। तो हाउ क्लोज, नहीं पहले आपने जलानी नहीं है, आपने ऐसे इंसेंस स्टिक लेनी है, अगरबत्ती लगा के रखनी है किसी जगह, एंड आपने देखना है कि जलाने के बगैर कितना क्लोज जाके हमें इसकी स्मेल मिल जाती है, खुशबू कितनी पास जाके हमें मिलती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप इसको जलाएंगे। इसके बाद थोड़ा दूर आप उससे रहेंगे, तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो दैट मीन्स कि जब आपने उसको जलाया नहीं हुआ था उस टाइम जो स्मेल है उसको स्मेल करने के लिए आपको बहुत पास जाना पड़ता है, यानी उसकी स्मेल दूर दूर तक नहीं फैलती है। बट व्हेन यू आर लाइटिंग इट अप, तो उसके बाद क्या है, वो जलती है एंड इसकी स्मेल को आप बहुत दूर से भी सूंघ पाएंगे। एक्टिविटी 1.4 है। यहाँ पे आपने 2 ग्लासेस या 2 बीकर्स लेने हैं जिनमें वाटर हो, एंड व्हाट यू हैव टू डू, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी ऑन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। एक बीकर में आपने इंक का ड्रॉप डालना है, दूसरी बीकर में आपने हनी का ड्रॉप डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड in your house or in a corner of the class. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, इनको हम आगे जाके आंसर अभी करेंगे। और एक एक्टिविटी बताई है 1.5, जिसमें आपने क्या करना है? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. डू नॉट स्टायर द सॉल्यूशन, allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as the time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid?
डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज एंड विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमने आंसर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो 3 एक्टिविटी बताई गई हैं 1, 1.3, 1.4, 1.5, इनसे हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो इससे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा बनता है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess what we call काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो जब उनके अंदर मोशन है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, कि जब पार्टिकल्स को हीट अप करते हैं तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। एंड जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स की मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स also increases. In the above 3 activities, we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. तो particles के बीच में spaces हैं and particles move कर रहे हैं, that is why उनका आपस में intermixing हो रहा है। तो पहले केस में हमने देखा था कि इंसेंस स्टिक हमने जलाई थी तो वहाँ की गैसेस के पार्टिकल्स बनते हैं एंड वो एयर के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स के अंदर, एंड दूर से हम उसकी जो है स्मेल को सूंघ पाएंगे। सेकेंड केस में हमने लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, लिक्विड को लिक्विड में डाला था, तो वहाँ पे भी आप इस इंटरमिक्सिंग को देखेंगे। इंक के केस में आप देखेंगे जब आपने इंक को वाटर के अंदर डाला तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंक है वो बहुत जल्दी ही वाटर के अंदर डिसॉल्व होके एंड वाटर के अंदर मिक्स हो जाए, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी उसकी। एंड हनी भी उसका एज कंपेयर टू इंक, हनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसका भी डिसोल्यूशन वहाँ पे होगा। सेकेंड केस में हमने कोल्ड एंड हॉट वाटर लिया था, तो जो कोल्ड वाटर के केस में है वहाँ पे भी इंटरमिक्सिंग डेफिनेटली होगी। पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट या जो पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे वो तो डिसॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन हॉट वाटर के केस में वो ज़्यादा फास्ट होगा एंड जो कोल्ड वाटर है उसके केस में वो स्लो हो जाएगा। तो इस जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की ऑन इट्स ओन, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ओके, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो है उनके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएं तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। सो अब डिफ्यूजन जो है वो फास्ट क्यों कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों, वो हमने भी डिस्कस किया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से उससे होता यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। अब जब पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे तो इंटरमिक्सिंग बिकम्स फास्ट, एंड जब इंटरमिक्सिंग फास्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहां पे डिफ्यूजन भी फास्ट हमें देखने को मिलेगा। Now, third important property characteristics of the particles of matter is particles of matter attract each other. जो particles of matter हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं। Activity 1.6 है, यहाँ पे play this game in the field, एक play की बात की है। आपको इस तरह से एक ह्यूमन चेन बनानी है जिसमें आप एक आदमी दूसरे आदमी को अपने हाथ से मीन्स इस तरह की चेन बनाएगा। The first group should hold each other from the back and lock arms लाइक इदुमिशी डांसर्स। तो इदुमिशी एक ट्राइबल ग्रुप है इन द अरुणाचल प्रदेश, तो उनमें इस तरह का जो है डांस किया जाता है जो कि इनका फोक डांस है। सो इस तरह का उसमें ह्यूमन चेन बनाया जाएगा। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज द पार्टिकल ऑफ मैटर, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? सेकेंड एक्टिविटी बताई है, टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering or cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? जब आप आयरन नेल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चॉक, अ पीस ऑफ चॉक कैन बी ईजिली ब्रोकन, आप उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। एंड रबर बैंड आपको स्ट्रेच भी कर सकते हैं एंड उसको जो है कंपेरेटिवली उसमें आपको चॉक से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसमें
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन जो आयन का नेल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। Activity 1 take some water in the container, try cutting the surface of the water with your fingers. Were you able to cut the surface of the water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब वाटर के केस में हम कट करना चाहें तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? जो हमने तीन एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7, 1.8 देखी यहाँ पे, these suggest that the particles of matter have force एक्टिंग बिटवीन देम। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का है, दैट इज जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, जिसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब अलग अलग जो सब्सटेंसेज होते हैं उनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। जिसमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो सब्सटेंस आपको हार्ड सब्सटेंस होगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो लेस हार्ड सब्सटेंस ऑब्वियसली होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर हमने डिस्कस किया इसकी ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। तो तीन फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन डिटेल, उनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की अभी ऊपर मैटर की, तो जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उनका एक डिफरेंस होता है आपस में। तो उस डिफरेंस की वजह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट होते हैं। So that is what is written here. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. अब इसमें सबसे पहली स्टेट जो है दैट इज अ सॉलिड स्टेट। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए एक्टिविटी 1.9 है यहाँ पे। इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि आपने कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है। आपने एक पेन, एक बुक, एक नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाई मूविंग द पेंसिल अराउंड देम। तो आप इनका स्केच बनाएंगे अपनी कॉपी पर। इसके बाद डू ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, क्या इनकी डेफिनिट शेप्स हैं? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, मीन्स इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? अगर उनको हैमर करेंगे, उनको खींचेंगे या उनको हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजन दिखाएंगे? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो आपने इस पे फोर्स अप्लाई करना है एंड यू हैव टू चेक वेदर यू कैन कंप्रेस देम और नॉट। अब जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने इस एक्टिविटी में ली हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनकी शेप जो होगी दैट विल बी डेफिनेट। यस, इनकी डेफिनेट शेप होगी, फिक्स्ड बाउंड्रीज होंगी। अगर आप इनको हैमर करेंगे, पुल या ड्रॉप करेंगे, यस दे विल ब्रेक डेफिनेटली, लेकिन दे विल ट्राई टू मीन्स मेंटेन देयर, जो उनकी शेप है उसको मेंटेन करने की वो कोशिश करेंगे। ये भी एक इनकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में से है। आपको इनकी डिफ्यूजन, इजीली डिफ्यूजन आप नहीं देख पाएंगे, इनमें डिफ्यूजन हो रहा है। एंड अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे, यू कैन नॉट कंप्रेस इट इजीली, मीन्स इसमें कंप्रेशन नहीं आएगा। तो जितनी भी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉलिड्स की क्या होगी? सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। आप देखेंगे दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी आप इनमें देखेंगे, और वी कैन रादर से कि ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to the outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो सॉलिड्स रिजिड भी होते हैं, इनकी शेप को आप मींस चेंज नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है कि एक्सटर्नल फोर्सेस हम इसकी शेप को चेंज कर पाएंगे। सो दे आर रिजिड। तो यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी? इनकी डेफिनिट, सॉलिड्स की डेफिनिट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं, नेग्लिजिबली इन दे कंप्रेसिबल होते हैं, उन दे कैन मेंटेन देयर शेप, ओके, एंड देयरफॉर वी कैन से दे आर रिजिड। ठीक है।
नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. व्हेन ए रबर बैंड, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट ए सॉलिड? अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आप देख पाएंगे कि स्ट्रेचिंग पे उसकी शेप चेंज होती है. शुगर या साल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप किसी जार में जब उसको स्टोर करते हैं तो ये उसकी शेप अटेन कर लेता है. व्हाट अबाउट ए स्पंज? इट्स सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. वाई? तो तीन डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं. एक रबर बैंड की एग्जांपल है, एक शुगर या साल्ट की एग्जांपल दी गई है, एंड स्पंज की एग्जांपल बताई गई है. एंड कहा गया है कि क्या ये सॉलिड्स हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हम इनमें देख पा रहे हैं ये दे सीम टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. क्योंकि सॉलिड्स के अपने बारे में हमने देखा था कि उनकी शेप डेफिनेट होती है, लेकिन एक रबर बैंड की शेप को हम स्ट्रेचिंग पे अपनी शेप चेंज कर लेता है. शुगर या साल्ट, इसकी शेप यहाँ पे देखिए, जिस कंटेनर में आप शुगर या साल्ट को रखेंगे उसी तरह का शेप उसमें आएगा. एक स्पंज जो होता है उसको कंप्रेस करके आप देख सकते हैं कि यस, उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है. लेकिन ये सारी एग्जांपल्स सॉलिड्स की ही हैं. अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप व्हेन, जब हम उस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, उसके बाद वो रबर बैंड जो है अपनी शेप पे वापस आ जाता है. हाँ, एक्सेसिव फोर्स अगर आप उस पर लगाएं तो ऑब्वियसली वो ब्रेक हो जाएगा और रबर बैंड जो है उसके पीसेस हो जाएंगे. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर आर साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. अब जो साल्ट का जो या शुगर का एक क्रिस्टल होता है, बहुत माइन्यूट क्रिस्टल होता है, छोटा सा क्रिस्टल होता है, उसकी अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है. लेकिन जब इसी का एक कलेक्शन, इन्हीं क्रिस्टल्स का एक कलेक्शन हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसकी शेप वो अटेन कर लेता है. लेकिन हम यहाँ पे बल्क की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक सिंगल शुगर पार्टिकल की बात करेंगे कि उसकी शेप, यस, इट्स ऑब्वियसली फिक्स्ड. स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. अगर आप स्पंज को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें हवा भरी होती है. जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से वो होल्स, वो एयर जो है होल से बाहर आ जाता है एंड आप उसको ईजिली कंप्रेस कर पाते हैं. तो दैट मीन्स कि यस, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज इन सब्सटेंसेस में जो है, दे आर बेसिकली सॉलिड्स. ओके. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द लिक्विड स्टेट. अब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं. इसके लिए एक्टिविटी 1.10 हम करेंगे. हमें करना क्या है, यू हैव टू कलेक्ट सम लिक्विड्स. आपने वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, अलग अलग लिक्विड्स आपने लेने हैं. कंटेनर्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स हमें लेने हैं. पुट a 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. तो हम 50 ml का मार्क उस पर, सारे कंटेनर्स पे जिसकी अलग अलग शेप्स होंगी उन पे मार्क करेंगे. एंड नाउ उसमें हम क्या करेंगे, हम इन अलग लिक्विड्स को इन अलग अलग बीकर्स में लेंगे. व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? अगर आप इसी लिक्विड को, इन लिक्विड्स को उठा के फ्लोर पे डालेंगे तो क्या होगा? Then measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? अब हमने क्या करना है, सारे लिक्विड्स में हम सैंपल लेंगे एंड जो हमने अलग अलग डिफरेंट कंटेनर्स लिए हैं सब में हम वो 50 ml ट्रांसफर करेंगे. जो अलग अलग शेप्स वाले कंटेनर्स हैं, लेट सपोज हम पहले वाटर लेंगे, वाटर का 50 ml हम जो है, लेट सपोज सिलिंड्रिकल शेप हमारे पास कंटेनर हो, उसमें हम फिल करेंगे. फिर हमारे पास कोन शेप्ड कंटेनर हो, उसमें हम फिल करेंगे. ठीक है. फिर हमारे पास एक राउंड कंटेनर हो, उसमें हम फिल करेंगे. तो मीन्स हम यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अलग अलग शेप्स के कंटेनर्स में ले रहे हैं. डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या इनमें वॉल्यूम सेम रहेगा, चेंज होगा? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? व्हेन यू pour the liquid from one container to another, does it flow easily? तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को, अलग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को पॉइंट आउट किया गया है. तो सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पे देख पाएंगे वो है कि जो वॉल्यूम है, जो हमने 50 ml का लिक्विड लिया था, वो चेंज नहीं होगा. अलग अलग कंटेनर्स में उसको फिल करने से वो वॉल्यूम 50 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. शेप, क्या शेप सेम रहेगी? नहीं, शेप सेम नहीं रहेगी. रादर क्या होगा कि जो लिक्विड है वो जो शेप कंटेनर की होगी उसी को अटेन कर लेगा.
तो जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड भरते हैं, क्या ये इजीली फ्लो होता है? यस, इट्स इजीली, ये इजीली फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं लिक्विड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि लिक्विड्स का इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सेकेंड, इनमें फ्लो होता है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिच्ड, वो रिच्ड नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, इनमें प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी, दैट मीन्स द एबिलिटी टू फ्लो, सो इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। Now refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse solids and liquids can diffuse into liquids। ठीक है, हमने ऊपर एग्जांपल ली थी साल्ट या शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया था, या हमने लिक्विड को, इंक को लिक्विड में वाटर में डिसॉल्व किया था, हनी को वाटर में डिसॉल्व किया था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि वो आपस में सॉलिड्स भी लिक्विड्स में डिफ्यूज हो पा रहे हैं एंड लिक्विड्स भी लिक्विड्स में डिफ्यूज हो पा रहे हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसी तरह से जो गैसेज हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेज, और इन जनरलाइज हम करें तो जो गैसेज होते हैं वो भी डिफ्यूज हो पाते हैं। डिफ्यूजेज, जो गैस का डिफ्यूजन है वो भी लिक्विड में हो पाता है। सो गैसेज ऑल्सो डिफ्यूज इन लिक्विड। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये करेंगे कि लिक्विड्स भी जो सॉलिड्स हैं वो भी लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं, लिक्विड्स भी लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं, एंड गैसेस भी लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं, जिसकी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो उसमें लिक्विड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, जिसको एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को ऑब्वियसली यूज करेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें होता है जो प्लांट्स यूज करते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids, and इसमें जो rate of diffusion of liquids is higher than that of the solids। ठीक है, solids का liquids में diffusion कम है, rate उसका as compared to the liquids in liquids। that means we can say कि liquids में ज़्यादा easily diffuse हो पाते हैं, क्योंकि उनका same state है। एंड सेम स्टेट है, तो दैट मीन्स जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स उनका फ्री मोशन होता है, और जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। दैट इज उनका डिफ्यूजन ईजिली हो पाता है। नाउ चलते हैं तीसरे स्टेट की तरफ, द थर्ड स्टेट, दैट इज द गैशियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill with one cylinder। ask him which gas does he fill in the cylinder। तो आपने रास्ते पे देखे होंगे बहुत सारे बलून सेलर्स जो होते हैं वो गैस फिल करते हैं, छोटा सा उनके पास सिलेंडर होता है और बहुत सारे बलून्स को उसमें से फिल कर पाते हैं। तो कभी ऐसा मौका मिले, वी कैन आस्क देम कि इसमें कितनी गैस भरी हुई है और कितने वो फिल करते हैं एक दिन में। तो गैसेस की प्रॉपर्टी समझने के लिए एक्टिविटी 1.1 हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4। तो हमारा 1.4 जो फिगर है यहाँ पे है 1.4। इस तरह के सिरिंज हमें लेने हैं और आगे हम इसकी जो ओपनिंग है उसको क्लोज करेंगे एक रबर कॉक से। ठीक है, ये हमें करना है। अगर हमारे पास रबर कॉक ना मिले तो अपनी उंगली से, अपनी फिंगर को यूज करके हम बहुत टाइटली हम उसको आगे से बंद करेंगे, दैट विल आल्सो वर्क। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज। तो इसका जो पिस्टन होता है, मींस जो इसका मूवेबल पोर्शन होता है, पिस्टन जिसे हम कहते हैं, उसे आपने बाहर निकालना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड। एक सिरिंज उसमें से हम क्या करेंगे, उसका हम पिस्टन नहीं निकालेंगे, बाकी हम सबका निकालेंगे। फिल वाटर इन द सेकंड एंड द पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो तीन में से हमने क्या करना है, एक में हमें वाटर भरना है और एक में हम चॉक फिल करेंगे। दैट मीन्स अब हमारे पास एक सिरिंज में सॉलिड है, एक सिरिंज में लिक्विड है और एक सिरिंज में हमारे पास गैस है। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज। जिनके पिस्टन हमने निकाले थे उनमें हम वापस वो पिस्टन लगाएंगे। You may apply some Vaseline on the pistons before inserting
देम इनटू द सिरिंज फॉर द स्मूथ मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा वैसलीन यूज कर सकते हैं ताकि इजी इनकी मूवमेंट हो जाए, उसलिए यूज कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। हर एक सिरिंज में हम क्या करेंगे, अब हम पुशिंग करेंगे, विल ट्राई टू पुश दिस पिस्टन। ठीक है, यहां से इसको फोर्स हम लगाएंगे एंड हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो आप यहां पे देखना है कि जब आप पिस्टन यहां पे प्रेस करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। तो इस एक्टिविटी से जो आप देख पाएंगे कि जब हमने सॉलिड्स या हमने लिक्विड्स वाला जो सिरिंज था उसको प्रेस करना आपके लिए बहुत हार्ड होगा, आप उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गैस वाला सिरिंज है, यहाँ पे आप देखिए जो गैस वाला सिरिंज है उसको आप बहुत नीचे लेवल तक उसको प्रेस कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको प्रेस कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को आप बाई प्रेसिंग कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा आपको सॉलिड एंड लिक्विड में देखने को नहीं मिलेगा। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहां से हमें यही पॉइंट मिलेगा कि जो गैसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स आर गैसेस। आपने एलपीजी सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम सिलेंडर अपने घर में यूज करते हैं फॉर कुकिंग। The oxygen supplied to hospitals in the cylinders is compressed gas. So compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. तो वो जो सिलेंडर्स हमारे पास होते हैं जिसमें गैस भरी होती है उनका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गैस ऑब्वियसली भरी होती है। क्यों? क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल। आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस को कंप्रेस कर सकते हैं और छोटे छोटे सिलेंडर्स में उसको पैक कर सकते हैं। इस तरह से आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है और उसकी स्टोरेज भी आपके लिए ईजी होती है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does the smell reach us? The particles of the aroma of the food mix with the particles of the air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of the hot cooked food reaches us in seconds compared this with the rate of diffusion of the solids and the liquids. That means यहाँ पे diffusion का concept है। gases का diffusion gases के अंदर बहुत fast होता है, क्योंकि दोनों गैसेस की अगर हम बात करें उनमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इंटर पार्टिकल स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से जो जो मोशन, जो डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग, वो ईजी हो जाती है। जैसे यहाँ पे किचन में खाना पक रहा है, उसके पार्टिकल, जो एरोमा है उसके पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं, डिफ्यूज होते हैं इन द एयर और दूर बैठे आप उसको ईजिली सूंघ सकते हैं। अब जो गैशियस स्टेट है, द गैशियस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड्स। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस मोशन की वजह से, इस फ्री मोशन, रैंडम मोशन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं। अब किसी कंटेनर में हमने गैस के पार्टिकल्स रखे हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ वहाँ। तो इस रैंडम मोशन से क्या है कि वो एक तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और जिस कंटेनर में हमने उसको रखा हुआ है उस कंटेनर के ऊपर वो हिट करते हैं विद फोर्स, जिसकी वजह से उस कंटेनर पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है गैसेस की वजह से। Pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उनके पार्टिकल्स किस तरह से किस तरह की उनमें स्पेसेस होती हैं और किस तरह की उनमें मोशन होती है। तो मोशन जो पार्टिकल्स सॉलिड्स में होगी वो लीस्ट होगी। तो इस केस में, सॉलिड्स के केस में, विल बी हैविंग द लीस्ट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी इस केस में कम होगी पार्टिकल्स की एज कंपेयर टू द लिक्विड पार्टिकल्स। इसमें कंपेरेटिवली क्या है, जो मोशन होती है दैट इज कंपेरेटिवली मोर एंड हाईएस्ट जो है पार्टिकल्स की मोशन जो है दैट इज इन केस ऑफ गैसेस एंड इसी मोशन की वजह से दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट हमारे पास 1.4 है एंड द टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज
कर सकता है क्या, एक स्टेट में दूसरी स्टेट में एक मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट इज the question, that is the topic basically. We all know from our observations that water can exist in three states of matter. अगर simple water की example ले लें, water can exist in three different states of matter, we know this. ठीक है, हमने इन तीनों states को देखा भी है. So we can have the solid state in the form of ice, we can have the liquid state जो कि बहुत ही ज़्यादा familiar है, water जिस फॉर्म में होता है, एंड गैस जो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो आप इसके वेपर्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख सकते हैं. ठीक है, अब जो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन के लिए हमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो सबसे पहला फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर. तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.12 दी गई है. यहाँ पे हमने क्या करना है इस एक्टिविटी में, यू हैव टू टेक 150 ग्राम्स ऑफ आइस, अपने 150 ग्राम्स ऑफ आइस एक बीकर में लेना है, एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस एज शोन इन फिगर 1.6. यहाँ पे इस तरह का हम अरेंजमेंट बनाएंगे, जहाँ पे इस तरह का आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं. सो हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर इसमें एडजस्ट किया हुआ है, ओके, एंड दिस इज द आइस दैट वी हैव टेकन, एंड इस तरह का सेटअप हमने लगाया है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे हमने हीट करना, ऑब्वियसली वी हैव टू हीट इट. अब जो आइस है उसको हम हीट करेंगे, एंड यू कैन सी जो आइस है, ऑन हीटिंग आइस का ऑब्वियस चेंज क्या होगा, आइस का कन्वर्जन होगा टू द लिक्विड, दैट इज टू द वाटर. तो आइस कन्वर्ट होगा इनटू वाटर ऑन हीटिंग. दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट विल मेक इन दिस केस. लेकिन और भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस होंगी. जो हमने थर्मोमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है उसके थ्रू हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख पाएंगे. अब हमने क्या करना है, आप स्लो हीट पे, लो फ्लेम पे आप इसको हीट करेंगे. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. जब आइस मेल्ट स्टार्ट जो है होना होता है उस टाइम का टेम्परेचर हम नोट करेंगे. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट. नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टायरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो इसको फर्दर हीट करेंगे. फर्दर हीटिंग पे हमें क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू द गैशियस फॉर्म, वेपर फॉर्म, मींस हम इसको बॉइल करना स्टार्ट करेंगे. कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड. आप टेम्परेचर चेक करते रहेंगे. जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था उस टाइम का टेम्परेचर, जब ये पूरा मेल्ट हो चुका उस टाइम का टेम्परेचर, एंड उसके बाद टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, वो सारी ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे. वो सारी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करके रखेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट टू द फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. ये सारी ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे. तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी. जब आप देखिए, होता बेसिकली क्या है, मेल्टिंग के दौरान होता क्या है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है सॉलिड्स का, जिसकी वजह से उसके काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. एंड जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, आप इसको हीट करते हैं ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं. दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी. ड्यू टू दिस दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. एंड जो एनर्जी आप सप्लाई अब कर रहे हैं वाइब्रेशन के, जो हीट के थ्रू इसमें आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और ये वाइब्रेट हो रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में था, दैट विल स्टार्ट ब्रेकिंग नाउ. वो इस हीट के ट्रांसफर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, उनका वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ. नाउ द हीट सप्लाइड ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन थी पार्टिकल्स की, अब ये मूव होंगी. अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एंड यू विल से दैट इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग. एंड a stage is reached when the solid melts and is converted to the liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called as the melting point. ठीक है, तो जो लिक्विड, जो सॉलिड है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ओके, दैट इज द सिंपल आइडिया. तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. The melting of
द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसका मतलब यह है कि जितना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगा, और जितना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जितना आपको कम टेम्परेचर चाहिए एक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, दैट मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में उससे कम है। दैट इज व्हाट्स मेंट बाय दिस। तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का होगा। दैट इज द होल आइडिया। अब अगर हम आइस की बात करें, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 273.15 केल्विन। तो यहां पे टेम्परेचर केल्विन में दिया है, एंड 273.15 केल्विन, जो केल्विन स्केल जो है, जब इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, सो 273 इज बेसिकली इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पे ही 0 डिग्री होगा, दैट मीन्स आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसका और एक नाम है फ्यूजन या मेल्टिंग कहिए, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, यस। So, when a solid melts, its temperature remains same. So, where does the heat energy go? अब जब हमने जब इसको मेल्ट किया था, आइस को मेल्ट किया था, एंड हमने जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था, वहां उस टाइम वो टेम्परेचर आपने नोट करना है, एंड जब वो सारा आइस मेल्ट होगा वाटर के अंदर, वो टेम्परेचर भी नोट करना है। उस टाइम आप देखेंगे कि देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इनिशियली अगर लेट सपोज आइस का टेम्परेचर था, लेट सपोज जब आपने मेल्ट स्टार्ट किया इसका टेम्परेचर था -4 लेट सपोज। अब ये टेम्परेचर जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, सो इट विल गो फ्रॉम माइनस से लेकर 0 डिग्री पे ये टेम्परेचर आएगा। नाउ एट दिस टेम्परेचर 0 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। जब ये मेल्ट होगा 0 डिग्री पे, जितना आइस हमने बीकर में लिया था, जब तक वो सारा आइस मेल्ट ना हो तब तक ये टेम्परेचर 0 से इंक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स जो 0 डिग्री टेम्परेचर है वो ड्यूरिंग मेल्टिंग 0 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने 100 क्यूब्स ऑफ आइस लिए हैं, आप उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो 100 के 100 क्यूब्स 0 डिग्री पे ही मेल्ट होंगे। तो जब वो सारा आइस मेल्ट होगा उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। बट क्वेश्चन इज कि ये टेम्परेचर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हम तो टेम्परेचर उसे दे रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर इंक्रीज वी आर हीटिंग इट, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन कि टेम्परेचर सेम क्यों रह रहा है, वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, एंड वो एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहां जा रही है? सो यस, उसका आंसर हमारे पास है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing. अब जो स्टेट चेंज यहाँ पे हो रहा है, आइस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्टेट चेंज के लिए वो हीट यूज हो रही है। दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी यूज हो रही है, न कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट एट दिस एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब by the ice without showing any rise in the temperature, it's considered it gets hidden in the contents of the into the contents of the beaker and is known as the latent heat. latent heat का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि जो हीट हम इसको दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट, क्योंकि हिडन अमाउंट ऑफ हीट है। हिडन इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हीट का इफेक्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है, हीट आप करें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रही वो हिडन रह रही है, वो उससे इंक्रीज नहीं हो रही। दैट मीन्स दैट इज हिडन अमाउंट ऑफ हीट, इसको लेटेंट हीट कहते हैं, क्योंकि लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है। The word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into the liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion.
अगर हम अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, तो ये फ्यूजन हो रहा है, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री या 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। सो दैट मीन्स अब जो हमने आइस से वाटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आइस वाटर में कन्वर्ट होता ही 0 डिग्री पे है, लेकिन जो वाटर 0 डिग्री पे होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी उसमें है, तो उसके अंदर वाटर एट 0 डिग्री विल बी हैविंग मोर एनर्जी देन द आइस एट 0 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कंपेटिटिव एग्जाम्स में, तो ये आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है, क्योंकि आइस को जब हम हीट सप्लाई करेंगे तभी जाके वो वाटर में कन्वर्ट होगा, एंड वाटर के कन्वर्जन में भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। बट हीट हमने सप्लाई की है, वो सब एक्स्ट्रा हीट वो स्टोर रहेगी इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो दैट इज वाई वाटर विल बी हैविंग मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस एट 0 डिग्री, वाटर एट 0 डिग्री, ठीक है। When we supply heat energy to water particles, now start moving faster. अब जब हम इसको फर्दर हीट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। बॉइलिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर जो वाटर, अब इसका वाटर का 0 से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो एक ऐसा पॉइंट पहुंचेगा, ऐसा टेम्परेचर पहुंचेगा कि जब पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बिल्कुल टूट जाएगा, एंड दे विल ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होके वो फ्री हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, अब यहाँ पे उसका कन्वर्जन होता है टू गैस इस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को, जिस पे एक लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर का नाम बॉइलिंग पॉइंट रखा गया है। सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो फिनोमिना है, ये बल्क फिनोमिना है। दैट मीन्स बल्क का मतलब है कि जिसमें सारे ही पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब सारे पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो तभी जाके पूरे बल्क का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब ये चेंज हमें देखने को मिलेंगी। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब केल्विन स्केल में इसको देखें तो 273 केल्विन है, क्योंकि 100 डिग्री किसके बराबर होगा, 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन। तो कन्वर्जन हमें यहाँ पे सीखना है कि जो डिग्री स्केल में हम डिग्री स्केल में लिया हुआ टेम्परेचर, उसको हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। जिस तरह से हमने ऑब्जर्व किया था कि 0 डिग्री पे ही मेल्टिंग होती है, वहाँ पे कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, उसी तरह से जब वाटर 100 डिग्री पे आ जाता है, तो उसके अंदर भी अब टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर नहीं होता है। दैट रिमेन्स कांस्टेंट। 100 डिग्री से आगे टेम्परेचर अब नहीं जाएगा, बल्कि अब जो आप हीट उसमें सप्लाई कर रहे हैं, आप जो उसको सप्लाई हीट कर रहे हैं, दैट हीट इज नाउ गेटिंग ब्रेकिंग द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, एंड जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है इनटू द वेपर्स, रादर देन कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। तो उसको हम सिमिलर वे में, जिस तरह से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था, सिमिलर वे में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ, यहाँ पे तो सॉलिड था, लेकिन वेपोराइजेशन में क्या होगा, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू द गैशियस स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। पार्टिकल्स इन स्टीम। अब पार्टिकल जो स्टीम में है उनमें ज्यादा एनर्जी होती है, दे हैव द मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 100 डिग्री पे जो वाटर होगा एंड 100 डिग्री पे जो स्टीम है, उन मींस सेम टेम्परेचर पे वो
टेम्परेचर उनका सेम रहेगा, लेकिन जो स्टीम है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, सो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कंपिटिटिव एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यस। तो ओवरऑल हम इस कन्वर्जन को कैसे देखेंगे? सॉलिड्स को आप हीट करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड को कूल आप करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बैक इनटू द सॉलिड। आप लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस में कन्वर्ट होंगे, गैसेस को कूल करेंगे तो वापस वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे। और इन कन्वर्जन्स के स्पेसिफिक नेम्स भी, जैसे सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, इसको हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड वापस कन्वर्ट होगा सॉलिड में तो कूलिंग पे ऐसा होगा तो इट्स कॉल्ड एज फ्रीजिंग, तो इसको आप फ्रीजिंग कह सकते हैं। लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू द गैसियस स्टेट, इसको आप वेपराइजेशन कह सकते हैं, वेपराइजेशन कह सकते हैं। एंड गैसियस स्टेट वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। तो स्पेसिफिक नेम्स भी हम इसको दे सकते हैं। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. टेम्परेचर के चेंज करने से हम, ये एक फैक्टर हमने डिस्कस किया है, टेम्परेचर के चेंज से हम एक स्टेट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some that change directly from solid to gaseous state. कुछ substances ऐसे हैं जैसे जो डायरेक्टली, जिसमें वो सॉलिड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं या गैशियस स्टेट में डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। ऐसे बहुत सारे हम सब्सटेंसेस अपने आसपास देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.13 जो है उसमें हम देखेंगे ऐसी कौन सी एग्जाम्पल बताई गई है। टेक सम कैम्फर, अपने कैम्फर लेना है जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है। कैम्फर बॉल्स भी आपके पास होती हैं, you can take that, crush it and put it in the china dish। तो छोटा सा चाइना डिश हमने लिया है, यहाँ पे अब देखिए छोटा सा बाउल जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए चाइना डिश। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, अपने फनल इसके ऊपर रखना है, उसको प्लग करना है विद द कॉटन, ठीक है। नाउ हीट स्लोली ऑब्जर्व, आपने इसको हीट करना है स्लोली, इसको आपको हीट करके ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी? अब यहाँ पे कोई लिक्विड स्टेट बीच में नहीं देखेंगे, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कुछ देर के बाद ये कैम्फर सॉलिडिफाई होता है इसके सरफेस पे, जो आपने इन्वर्टेड फनल लिया उसके सरफेस पे। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन का नाम सब्लिमेशन है, ठीक है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस इन गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड ए डिपोजिशन, और जो है रिवर्स जो चेंज है दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन, जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब इन बिटवीन कोई दूसरा इसमें मींस लिक्विड वाला इसमें आप स्टेट नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने कैम्फर की एग्जांपल ली है, और भी कई सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक कैम्फर एक एग्जांपल हुआ, आपके पास नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल होता है, अमोनियम क्लोराइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, ड्राई आइस इज वन मोर एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तो टेम्परेचर का हमने इफेक्ट देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर के चेंज करने से भी सॉलिड जो है, जो स्टेट चेंज वो पॉसिबल है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है आपस में, जो सॉलिड्स के केस में हम देखते हैं दे आर रिच्ड, ओके, दे आर क्लोजली पैक्ड, वाइल लिक्विड्स में उनमें कंपेरेटिवली मोर डिस्टेंस होता है, और गैसेस में वो डिस्टेंस जो पार्टिकल्स का है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम कंप्रेशन और कंप्रेसिंग वाली भी एक एक्टिविटी हमने की है, तो प्रेशर एक्सर्ट करने से कंप्रेशन भी हमने देखा है, उसमें कंप्रेशन आ जाता है।
और जो गैसेज हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप इसमें फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि उसमें क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन चेंज क्या हमें देखने को मिलेगी, दैट इज द क्वेश्चन। एक एनक्लोज्ड वेसल में अगर हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, डू यू थिंक दैट द इंक्रीजिंग और डिक्रीज इन द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट। तो यस, यहाँ पे आप देखिए ये 3 बीकर्स हमने लिए हैं। आप यहाँ पे जब पिस्टन को प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो पार्टिकल्स विल मूव, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एंड फर्दर जब उसको और ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपस में करीब आ जाएंगे। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस की लिक्विफैक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम यही करते हैं कि जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं एंड टेम्परेचर जो है इसको डिक्रीज किया जाता है। अब टेम्परेचर का डिक्रीज यहाँ पे क्यों होता है, रिड्यूस हम टेम्परेचर इसलिए करते हैं क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी इन गैशियस पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप इसको कूल करते हैं, कूलिंग पे उसका क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगती है एंड इनका कंप्रेशन का कन्वर्जन रादर आई कैन से वो ईजी हो जाता है। आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, it's stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly from into the gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. जब उसको प्रेशर उसका डिक्रीज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू द सॉलिड, एंड दिस इज द रीजन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है एंड इसकी रिजम्बलेंस भी आइस की तरह ही होती है। Thus, we can say that the pressure and temperature determine the state of the substance, whether it will be solid, liquid or gas. तो ये अलग अलग जो conversions हैं, we have already seen them. ठीक है, yes, these conversions, solid to liquid इसको fusion कहा जाता है, liquid to gas that is vaporization, gas to liquid back उसको condensation कहा जाएगा, and condensation liquid to solid उसको हम solidification या freezing भी कहेंगे। एंड जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन, एंड जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू द गैस उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये इंटर कन्वर्जन का जो ट्राइंगल है ये आपने याद रखना है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। डू वी ऑलवेज नीड हीट और change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet cloths dry up. What happens to water in the above two examples? तो बहुत सारी examples हम अपने आसपास देख सकते हैं जिसमें boiling के बगैर हम water को vaporize कर सकते हैं। तो एक वेपराइजेशन तो बॉइलिंग वाटर की होती है ऑन बॉइलिंग, और एक वेपराइजेशन उसकी होती है विदाउट बॉइलिंग भी, मींस एक लोअर टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अब जो वाटर का कोई भी सरफेस होता है या किसी भी मैटर की हम बात करें, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मूविंग ऑलवेज एट ए गिवन टेम्परेचर। इन गैस या लिक्विड या सॉलिड की बात करें, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, क्योंकि उसका जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं दे आर एक्सपोज्ड टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, दे हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, या वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से हीट और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दे आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो इस तरह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इस फिनोमेना को, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो इस फिनोमेना को इवेपोरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि बॉइलिंग में भी वेपराइजेशन होती है, दैट इज लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, एंड इवेपोरेशन में भी वेपराइजेशन होती है, दैट मीन्स लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस। लेकिन डिफरेंस यही है कि जो बॉइलिंग है दैट अकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट, वाइल जो इवेपोरेशन है वो
किसी भी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पे हम इवेपोरेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इवेपोरेशन है ये सरफेस से होती है, मीन सरफेस ऑफ जो लिक्विड होता है, दैट इज व्हाई वी से इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है, सरफेस फिनोमिनन है। वाइल अगर हम बॉइलिंग की बात करें दैट इज बल्क फिनोमेना, जो हमने पहले भी बात की, वो बल्क, उसमें सारा बल्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को या इवेपोरेशन को हम कहें जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज हम इसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी 1.14 है, आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द 5 ml ऑफ वाटर नियर टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर द फैन। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near the window or under the fan. Take 5 ml of water in an open china dish. Open china dish में आपको लेना है 5 ml of water and keep it inside the cupboard or on the shelf in your class. Record the temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity in the rainy day and record your observations. What do you infer अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? यहाँ पे हम 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को, फैक्टर्स को देखेंगे। तो इसका टेम्परेचर की से क्या इफेक्ट पड़ता है, सरफेस एरिया चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, विंड की स्पीड से क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पर, ठीक है। और चौथी चीज भी हम वो आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमिडिटी। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस एज द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। दैट मीन जो टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर लिया था और जो चाइना डिश में आपने वाटर लिया था, तो चाइना डिश में चूंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, देयरफॉर उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। रीज़न उसका क्या है कि जब इसकी वजह से जो सरफेस फिनोमिना है, मींस इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, और चाइना डिश में उसका सरफेस ज़्यादा एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज होगा। या किसी भी चीज़ का हम सरफेस एरिया बढ़ाएं तो इवेपोरेशन उसमें रेट इंक्रीज होगा। जैसे वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग वी स्प्रेड देम आउट। सेकेंड जो है एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप पार्टिकल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, तो वो वेपर स्टेट में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं। और सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज होता है इन द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब जो वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा वेपर्स एयर में प्रेजेंट होंगे, तो क्योंकि एयर जो है, एयर की कैपेसिटी होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ही वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर वो होल्ड करके रख सकता है। अगर इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो उससे डिक्रीज हो जाता है। और चौथा फैक्टर जो है दैट इज विंड स्पीड। तो विंड स्पीड के इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ये हमारी एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। अंडर फैन या विंडी डे में आप देखें तो ज़्यादा फास्ट क्लॉथ्स जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं। सो विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग्स। तो जिसकी वजह से फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब इस जो फिनोमिना है इवेपोरेशन का फिनोमिना, इसका एक बहुत ही अच्छा जो इफेक्ट है या हम कहेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट है, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट। इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो हीट एनर्जी वहां से कम हो जाती है, उससे हीट एनर्जी कम हो जाती है, एंड सराउंडिंग्स को देयरफॉर जो है इवेपोरेशन वो कूल कर लेता है। The particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold.
what happens when you pour some acetone on your palm, जो कि एक नेल पॉलिश रिमूवर होता है, द पार्टिकल्स गेन, उसमें भी आपको क्या होगा कि जब आप अपने हाथ पे उसको डालेंगे तो आपका हाथ आपको बहुत ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि जो एसीटोन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, वो बहुत फास्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप उसको अपने हाथ पे डालते हैं तो आपके हाथ की एनर्जी वो गेन कर लेता है, जो उसका सराउंडिंग है, इवेपोरेट होने के लिए, एंड आप यू फील वेरी कोल्ड, आपका पाम जो है बहुत कूल फील होता है। इसी तरीके से आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ऑन ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेसेस। तो ये भी उसका एक एप्लीकेशन है। कैन यू cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Yes, obviously है, एक यहाँ पे हिंट दिया गया है, rather we can say explanation है, why should we wear cotton cloths in the summer? समर में कॉटन क्लॉथ्स हम क्यों पहनेंगे? तो देखिए, समर में क्या होता है, वी प्रेस्पायर मोर, ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, क्योंकि जो है हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर लेती है एक्सटर्नल टेम्परेचर से, तो हम ज़्यादा पसीना छूट जाते हैं। And we know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings of the body surface and change in the vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body. तो ये पसीने जो आ जाते हैं, जो स्वेट आ जाता है, वो सराउंडिंग से, दैट मीन्स इसकी सराउंडिंग हमारी बॉडी होगी, तो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर द इवेपोरेशन। तो जो पसीना है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट वी फील कूल। एंड कॉटन की अगर बात करें, कॉटन की क्लॉथ्स हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है, उसमें बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो पसीने को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जिसकी वजह से अब जो पसीना है वो ज़्यादा, जब हम मींस इसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है टू द एनवायरनमेंट, तो मीन सरफेस एरिया रादर वी कैन से इंक्रीज हो जाता है, तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, हमारी बॉडी से, एंड वी फील कूल। इसी तरह से वाई डू वी सी सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कोल्ड ग्लास कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर? अपनी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब हम आइस कोल्ड वाटर लेते हैं तो उस केस में जो आउटर सरफेस ऑफ ग्लास होता है वो उसके ऊपर वेपर्स, उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो जो ग्लास है वो कोल्ड सरफेस बन जाती है, ठीक है, दैट बिकम्स अ कोल्ड सरफेस, क्योंकि उसके अंदर आइस है। अब जो आसपास उसके वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। द वाटर वेपर प्रेजेंट देयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट विच वी सी एज द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से फिनोमिना है जो हम इससे रिलेटेड अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं।